नमस्कार, द स्वतंत्र की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी। शीतल सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र के साथ लाइव जुड़ने के लिए। आज हम बहुत धन्यवाद आपने मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है तो दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में एंट्री की है और योगी आदित्यनाथ की दिल्ली एंट्री का क्या मतलब है, यही शीतल जी से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप योगी आदित्यनाथ ने क्या कल अपनी दिल्ली के भाषण में, दिल्ली की जनसभा में बोला और उसका क्या जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया, वो सुनिए। बहन और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं, 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। तो शीतल सर, योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली में आए और उन्होंने पहली जो बात बोली, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरह से मैंने गंगा में डुबकी स्नान किया, वो यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं। और जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया कि यूपी के स्कूल जो हैं वो उनके इतने लंबे शासन के बाद भी टाट पट्टी के स्कूल हैं। यूपी में बिजली दिल्ली के मुकाबले बहुत महंगी है, 24 घंटे नहीं आती है। तो किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए? देखिए, केजरीवाल चाहते हैं कि वो अपनी टर्फ पर रहें और योगी जी चाहते हैं कि उनको उनकी टर्फ पर ले आया जाए जो योगी जी चाहते हैं। योगी जी का जो उपयोग है और जो उनकी भूमिका है इस समय, वो हिंदू समाज को पोलराइज करने के लिए काम में आते हैं। जी। दिल्ली के चुनाव में उनकी एक दूसरी भूमिका भी है। वो गोरखपुर से आते हैं, उनका जो मूल मठ है वो गोरखपुर में है और गोरखपुर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में है, जी। एकदम बॉर्डर पे है। जी। तो वो और नेपाल भी थोड़ा सा टच करता है। तो गोरखपुर में आने की वजह से उनका प्रभाव क्षेत्र वैसे तो राष्ट्रव्यापी है इस समय योगी जी का, लेकिन इन इन इलाकों में खास कर है। तो उनका दिल्ली में अब जो कंपोजिशन हो गया है सोसाइटी का, उसमें 40% के आसपास मतदाता पूर्वांचल से गिने जा रहे हैं। तो इन 40% पर इस समय काफी इम्फेसिस है बीजेपी का, और बीजेपी योगी जी को जब लाई है तो उसके यही लक्ष्य है कि पूर्वांचली मतदाताओं में इस बार वो आम आदमी पार्टी की स्थिति को कमजोर करे और अपनी स्थिति को मजबूत करे। तो अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर ये बहुत फर्क लाएगा, लेकिन इसकी एक प्रतिक्रिया जरूर है कि योगी जी के आने से जो दूसरी बात होती है वो ये होती है कि जो माइनॉरिटी का मतदाता है जी। वो भी फिर डरता है और वो भी पोलराइज हो सकता है। तो सर, लेकिन पूर्वांचली, क्योंकि आपने सही बात कहा, दिल्ली का जो पॉलिटिकल चरित्र है, राजनीतिक चरित्र है, वो बहुत तेजी से अब पूरी तरह से ये कहा जाए कि बदल गया। आज से 10, 15, 20 साल पहले तक पंजाबी बनियों की दिल्ली कहा जाता था। बीजेपी भी उसी तरह की राजनीति करती थी। लेकिन अब पूर्वांचली वोट बैंक दिल्ली में आधी से ज्यादा सीटों पर अच्छा दखल रखता है। लेकिन क्या पूर्वांचली मतदाताओं की जो नाराजगी या बीजेपी के प्रति जो रुख है, वो केवल हिंदुत्व, हिंदू मुसलमान और योगी जी की उग्र छवि, क्या केवल उसी के सहारे पूर्वांचली लुभा सकेगी बीजेपी? नहीं, अब देखना होगा, जब ये चुनाव हो जाएगा तब वोट परसेंटेज वगैरह से ये पता लगेगा। और जो सीएसडीएस वगैरह जो स्टडी करते हैं जी। पोस्ट पोल की, उसमें कुछ आंकड़े आते हैं, उससे पता लगेगा कि सचमुच इसका कोई असर भी हुआ या दिल्ली के मतदाता जो हैं, और उसमें खासकर पूर्वांचली मतदाता, चूंकि ज्यादातर जी। मेहनतकश लोग हैं, और उन मेहनतकश लोगों के जीवन में जो फैसले केजरीवाल सरकार ने किए हैं पिछले 10 वर्षों में,
बिजली, पानी और बसों में स्त्रियों को सुविधा वगैरह, इससे उनके जीवन में एक छोटी-सी इकोनॉमिक हेल्प है और इस हेल्प से वो मुरीद होके केजरीवाल को अब तक समर्थन देते आए हैं। अब देखना यह है कि क्या इस बार उसमें बीजेपी कुछ परिवर्तन कर सकने में सफल है या असफल है, ये चुनाव के बाद पता लगेगा। सर, आपने अभी एक जो बात बोली कि मुस्लिम पोलराइज होने की भी का भी खतरा होता है जब इस तरीके से हिंदुत्व पोलराइज करने की कोशिश होती है। हम लोग द स्वतंत्र की जी। टीम भी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में जा रहे हैं, मुस्लिम लोगों के सीटों पर भी हम लोग खूब गए हैं। तो एक जो फ़ील निकल कर वहाँ से आ रही है कि एक बड़ा मतदाता का चंक है, जो कांग्रेस को वोट देना चाहता है। वो कांग्रेस के साथ जाना भी चाहता है, लेकिन जब आप उनसे लंबी बात करो तो वो ये भी कहते हैं कि नहीं भाई साहब, जब उनसे पूछा जाए कि बटन किसका दबाओगे, तो वो कहते हैं कि बटन हम झाड़ू को दबाएँगे लेकिन पसंद करते हैं कांग्रेस को। और उनका ये भी कहना है कि हम कांग्रेस को वोट तो देना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं देंगे कहीं बीजेपी ना जीत जाए। पहली धारा तो आम आदमी पार्टी, चूंकि पहले उसको सफलता मिलती रही है इसलिए उसके साथ थी, लेकिन कांग्रेस को इस बार उनकी सहमति ज्यादा प्राप्त है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन एआईएमआईएम को भी सहमति प्राप्त है। उनका नौजवानों वगैरह का एक तबका जो सारी परिस्थितियों से नाराज है, वो और आइडियोलॉजिकली आप कह सकते हैं कि वो जो इस्लाम की राजनीति है उसके बारे में सोचता समझता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक मतों में, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक मतों में बंटवारे के अंदेशे नजर आ रहे थे। लेकिन अगर योगी जी के ज्यादा सभाएं होंगी, योगी जी जैसी भाषा वगैरह बोलते हैं, अभी तो कल उन्होंने ऐसी कोई भाषा नहीं बोली है, अभी नदी का ही जिक्र किया है, लेकिन वो कितनी देर रुकेंगे ये देखना है। और जब वो अपने मूल मंत्रों को लेके आएंगे, और पता नहीं इस चुनाव में क्या मंत्र लेके आते हैं, जो निश्चित तौर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मंत्र होते हैं। साफ साफ वो बड़ी आबादी को छोटी आबादी से डरा के मतपेटी तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जब वो अस्त्र निकालेंगे तो उसके बाद दिल्ली के माइनॉरिटी के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये अभी हमको आपको सबको देखना है। सर, एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि 2020 के चुनाव को अगर हम देखें, उस समय भी धार्मिक ध्रुवीकरण की बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश हुई थी। दिल्ली में शाहीन बाग में सीएए का आंदोलन चल रहा था और अमित शाह, योगी आदित्यनाथ वो अपने भाषणों में इस तरीके से भी बोलते थे कि इतनी जोर से बटन दबाना कि शाहीन बाग वालों तक आवाज़ जाए। लेकिन दिल्ली में जब वोटिंग हुई, वो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर होती हुई नहीं दिखाई दी, क्योंकि अगर वैसा होता तो अरविंद केजरीवाल को 53% मत नहीं मिलते। तो दिल्ली का जो कैरेक्टर है, वो कितना धार्मिक ध्रुवीकरण उसे चुनाव में प्रभावित कर सकता है या कुछ हद तक कर सकता है? देखिए, उसके दोनों पक्ष है ना। जी। उससे क्या हुआ कि माइनॉरिटी में आप देखिए सारी सीटें फिर आम आदमी पार्टी जीती थी। हाँ, बिल्कुल। ध्रुवीकरण तो हुआ था जी। और बीजेपी का भी मत प्रतिशत 4-5% बढ़ बढ़ा गया था। था, 38 पार कर गया था। जी। अब ध्रुवीकरण 100% किसी भी बहुमत आबादी में कभी नहीं होता, हाँ। लेकिन उसका बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा जब एक तरफ हो जाता है तो पलड़ा भारी कर देता है। पाकिस्तान वगैरह के एग्जाम्पल हमारे सामने है, जब वहां भी धर्म की राजनीति करने वालों ने इस तरह से सफलताएं पाई हैं और अपने देश का विनाश किया है। तो ये हमारे यहाँ भी अब ये एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पढ़ा लिखा कहलाता है और संभ्रांत होता है, लेकिन आप उससे थोड़ी सी बात करिए तो आप पाते हैं कि वो कितना घृणा से बजबजा रहा है। वो ऐसी घटिया बातें करते हैं कि आपको शर्माती है कि पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये बीमारी जब लगती है तो ये फैलती चली जाती है, और इस बीमारी पे जब राजनीति आ जाती है, एक्चुअली राजनीति ही इसको पैदा करती है। राजनीति जब इसकी फसल काटने लगती है तो फिर इसका कोई और छोर नहीं है। इसमें हमेशा कुछ नए एड्रेनलिन की जरूरत होती है, कुछ नया, कुछ ज्यादा उग्र ऐसा होता है। एक समय में अडवाणी उग्र नजर आते थे, उसके बाद मोदी जी नजर आए, अब लोगों को योगी जी नजर आ रहे हैं। कल कोई और भी ज्यादा उद्दंड आपको उस तरह से नजर आने लगेगा, जैसे वो गाजियाबाद में बैठे एक सज्जन प्रलाप करते हैं, वो भी स्वामी हैं। तो बहुत से लोगों को वो भी पसंद आने लगे हैं। बहुत से लोग अब देख रहे हैं, आप इस हम लोग आपकी भी अच्छी खासी अनुभव है इस मामले में, कि हम लोगों के पूर्वाग्रह में ऐसा नहीं था कि नाथूराम गोडसे के लिए कोई ट्रेंड चले, बिल्कुल। लेकिन अब आप देखिए 3-4-5 सालों से ये परंपरा हो गई कि उसका ट्रेंड चलता है। हजारों लाखों नौजवान जो है उसको उसके काम को ठीक समझते हैं, उसके भाषण के क्लिप लगाते हैं। तो ये सब विकृतियां आ रही हैं
और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति इनको इनकैश करने में सफल है। शीतल जी, एक सवाल मैं ज़रूर समझना चाहूँगा कि दिल्ली की राजनीति में जो फ्रीबीज़ जिसको पहले कहा जाता था, अब तो हालाँकि सभी राजनीतिक दलों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि सबके ही एक जैसे घोषणा है। तो मैं ये केवल जानना चाह रहा हूँ कि जो मतदाता, जो धार्मिक ध्रुवीकरण से प्रभावित होता है, जो दिल से उसके साथ खड़ा होता है, जब उसे एक हैं तो सेफ है या बटेंगे तो कटेंगे, ये नारे उसे सुनने में अच्छे लगते हैं, उसको ज़हन में भी उसके ये नारे रहते हैं। लेकिन जब वो बटन दबाता है तो उसके ज़हन में कहीं न कहीं फ्री बिजली, पानी, फ्री बस राइड ये सब चीज़ें भी आती हैं और इन दोनों में जब वो क्या कैलकुलेशन करता है कि कौन-सा पल्ला भारी है, क्या अपने ज़हन में आए उन विचारों को बिजली, फ्री बिजली, पानी के कारण भी दबा देता है कई बार, कुछ ऐसा भी मतदाता के साथ होता है? देखिए, जिनके पेट भरे हुए हैं उनको धर्म और जी। सांप्रदायिकता में बड़ा आनंद आता है। हाँ। जिनके पेट खाली हैं और जो रोज रोटी अपने लिए कमा रहे हैं, हुँ। वो सांप्रदायिकता की आंच से उतने प्रभावित नहीं होते। उसकी वजह है कि उनका एक तो जीना मरना दोनों कम्युनिटीज का साथ होता है। जी। बहुत कुछ एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, तो उसको सांप्रदायिकता उतना असर नहीं कर पाती। और इसीलिए हम पाते हैं कि जब फील्ड में हम लोग जाते हैं कि गरीब और घनी बस्तियों में तो हम आम आदमी पार्टी के समर्थकों को ज्यादा पाते हैं। शीतल जी, एक सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि बीजेपी ने भी अब चूँकि कहा है कि जो दिल्ली की लोक कल्याणकारी योजनाएँ हैं, वो जारी रखेंगे, यानी फ्री बिजली, पानी उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि हम जारी रखेंगे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ये शुरू कर दिया है कि जैसे ही बीजेपी आएगी, आपकी ये योजनाएँ बंद हो जाएँगी और 2-3 बयानों का वो बड़ा हवाला दे रहे हैं। एक तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ये जो फ्री बिजली दी जाती है राज्यों में, ये इसका बड़ा खतरनाक असर देखने को मिलेगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो बिजली को निजीकरण करने की खबरें आ रही हैं और उसको लेकर के जो विरोध शुरू हो गया है, तो क्या बीजेपी अपने मतदाताओं में या दिल्ली के मतदाताओं में ये विश्वास पूरी तरह से बैठा पाएगी कि दिल्ली में भी बिजली, पानी जिस तरह की व्यवस्था है वो चलती रहेगी या मतदाता के मन में कोई न कोई शक-शुबा रहेगा? जैसे आज ही वीडियो आ रहा है कि जो प्रवेश वर्मा है वो जी, अब कल लोटा काफ़ी बांट रहे हैं। वीडियो आए थे। इसके पहले कल वो काफ़ी साड़ी बांट वीडियो रहे आए थे। थे। वो साड़ी बांट रहे थे, जूते बांट रहे थे, चुनाव से पहले रुपए बांटे। हम इसमें चुनाव आयोग को किसी तरह की ऐसी सक्रियता में नहीं पाते कि इस तरह की चीजों पर रोक लगाने का वो काम करता हुआ नजर आए। उसने एक एफआईआर का आदेश एक मामले में जरूर दिया, लेकिन उसी दिल्ली पुलिस से एफआईआर का आदेश देके जिसने अब तक कहीं बीजेपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करते हुए हम उसे नहीं पाते, उसका कोई मायने नहीं नीचे है। जी। ऐसी किसी चीज का कोई मायने होना चाहिए। अगर आपने एक एफआईआर की, उसके बाद वो फिर लोटा कैसे बांट रहे हैं? हाँ। लेकिन ये सब हो रहा है। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में निश्चित तौर पर केजरीवाल वगैरह लोगों को इससे डराने में इस लेवल पे सफल होंगे कि वो बगल के राज्यों का हवाला देंगे जो सब बीजेपी शासित है। जी। हरियाणा शासित है, उत्तर प्रदेश शासित है, राजस्थान शासित है। इनमें बीजेपी ने क्या इनमें से किया है? क्या उसने इस तरह का कोई फैसला लागू किया है? राजस्थान में चुनाव वो लड़ी, 500-450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का, आज तक वो लागू नहीं हुआ। नहीं। स्कूलों के मामले में उसकी जो स्थिति है वो सबके सामने है। बिजली की दरों के मामले में केजरीवाल ठीक कहते हैं, उत्तर प्रदेश की दरें या हरियाणा की दरें तुलनात्मक रूप में ज्यादा है और वो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये सब केजरीवाल उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इनके तर्क हैं। और ये सब लोग जो हैं तो वो पूछ सकते हैं कि भाई वहां बिजली की क्या दर है, यहाँ बिजली की क्या दर है, यहाँ स्कूल का क्या हाल है, वहां अस्पताल का क्या हाल है। क्योंकि सारे उत्तर भारत से मरीज दिल्ली में इलाज कराने आते हैं, सब जगह प्रॉब्लम है, इसलिए लोग दिल्ली भागते हैं। और दिल्ली के अस्पतालों में हम जानते हैं कितना मेला लगा रहता है और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन राज्यों के जिलों से आते हैं। सर, एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहूँगा क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ की तो एंट्री हुई थी दिल्ली में। कल दिल्ली में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली में पहुँचे थे। हालाँकि ओवैसी साहब पहले ये कह रहे थे कि हम दिल्ली में तमाम मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने सिर्फ 2 ही सीटों पर, एक ओखला और एक मुस्तफाबाद, अपने उम्मीदवार उतारे। तो क्या सिर्फ 2 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे, अगर वो ज़्यादा सीटों पर उतारते तो क्या मुस्लिम ध्रुवीकरण का भी ज़्यादा खतरा था या मुस्लिम वोट बढ़ते उनके आने से ज़्यादा? और अब ये किसके पक्ष में आप उनको देख रहे हैं, उनके कम सीट लड़ने को? देखिए, ये तो तय है कि उनके लड़ने से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है। तो इन 2 सीटों पर अब नतीजे आ जाए तो हम आप उसका आकलन कर पाएंगे और साफ-साफ कि इससे किसको क्या मिला। लेकिन औसतन उनके होने से बीजेपी को लाभ होता है।
सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, शीतल सर, और हम अगली बार हम लोग कोशिश क्षमा करेंगे करिएगा। ज़्यादा बेहतर इस सिग्नल की दिक्कत हम लोगों के साथ ना हो। हमारे स्वतंत्र को समय देने नहीं, के लिए नहीं, बहुत-बहुत नहीं। शुक्रिया। नमस्कार, नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी ज़रूर करवाएँ। शुक्रिया।